Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. गुड इवनिंग। आपका वॉइस चैटिंग हमने बंद कर दिया है। क्लास हम लोग चूंकि शुरू करने जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। यदि किसी को कोई समस्या है तो आप लोग टेक्स्ट मैसेज करेंगे। और इसके बाद हम 3 यूरोपियन पावर हम लोग पढ़ चुके हैं, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। आज हम लोग बात करेंगे फ्रांसीसियों की। तो फ्रांसीसियों का जो हिस्ट्री है भारत के संदर्भ में, तो जो फ्रांसीसी थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, तो ये भी एक कंपनी स्थापित करते हैं। और उस समय फ्रांस का शासक होता है लुई 14, है ना। तो फ्रांस का शासक होता है लुई 14। लुई 14 लुई 14 का एक मंत्री होता है कॉलबर्ट। कौन होता है? कॉलबर्ट। और इस मंत्री कॉलबर्ट ने एक कंपनी स्थापित की जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस कंपनी का जो मूल नाम था वो कुछ और था। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल्स, ये इसका मूल नाम था इस कंपनी का, जिसे हम लोग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये एक सरकारी कंपनी थी। है, ये कैसी कंपनी थी? ये गवर्नमेंट का प्रतिष्ठान था, सरकारी कंपनी थी ये। तो सरकार का नियंत्रण यहाँ पर भी ज्यादा होगा। आज थोड़ा सा टॉपिक लंबा है और हम लोग थोड़ा सा कम बातें करते हुए और क्लास पर फोकस करते हुए जल्दी से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनी बन जाती है 1664 में। कब बनती है? 1664 में। इसके 3 साल बाद ये भारत आ जाते हैं, ठीक है। तो 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आगमन इनका होता है। भारत आगमन, और भारत आएंगे तो ये व्यापारिक केंद्र स्थापित करेंगे। भारत आगमन और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना, व्यापारिक केंद्रों की स्थापना। तो ये 1667 में एक व्यक्ति होता है फ्रांसिस कैरो। फ्रांसिस कैरो, तो फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये लोग भारत आते हैं और सबसे पहले 1668 में सूरत में अपनी ये प्रतिष्ठान स्थापित करते हैं। 1668 में कहां पर? सूरत में, सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना, ठीक है। सूरत में फैक्ट्री की स्थापना इनकी पहली होती है। और फिर अगले साल 1668 में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मरकार 69, 1669 में एक व्यक्ति होता है मरकारा। ये फ्रेंच पर्सन है, एक आदमी है मरकारा। और इस मरकारा के नेतृत्व में ये क्या करता है? गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर, है ना, ये मछलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाता है। मछलीपट्टनम में, साउथ में पट्टनम में ये सेकेंड फैक्ट्री स्थापित करता है। सेकेंड फैक्ट्री इसकी कहाँ स्थापित होती है? तो ध्यान रखिएगा, पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई? सूरत में। और दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? मछलीपट्टनम में। ऐसा ही कुछ अंग्रेजों में भी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये 2 प्रतिष्ठान अपने बनाते हैं, एक सूरत में और दूसरा मछलीपट्टनम में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, मेरी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है? जल्दी से टेक्स्ट मैसेज कीजिए। तो अब आगे और देखिएगा, 2 केंद्र यहाँ पर स्थापित हो गए। आगे और देखते हैं फटाफट, और कहां पर ये केंद्रों की स्थापना करते हैं। तो अगला जो केंद्र है इनका, वो सैन थोमे। कौन सा? सैन थोमे, सैन थोमे, ठीक है। एक एक याद कर लीजिएगा, सैन थोमे। तो ये जो सैन थोमे है, ये एक्चुअल में मद्रास में पड़ेगा। आज की डेट में ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो सैन थोमे में ये गोलकुंडा के सूबेदार को पराजित कर लेते हैं और सैन थोमे प्राप्त कर लेते हैं।
तो सेंटोमे किससे ये प्राप्त करते हैं? गोलकुंडा के गवर्नर यानी सूबेदार से ये हासिल करते हैं। तो इनका अधिकार सेंटोमे में भी हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे करके हम लोग देखें तो यहाँ पर ये तमिलनाडु में क्या पड़ता है? सैंटोमे, सैंथोमे या सैंटोमे। ठीक है, तो यहाँ भी इनका अधिकार हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सैंटोमे हो गया, और यहाँ पर पांडिचेरी है ना, क्या? पांडिचेरी, पांडिचेरी, पांडिचेरी ये फ्रांसीसियों की बस्ती थी, काफी इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी फ्रांसीसियों की बस्ती थी, आप जाते रहिएगा। तो कंपनी का एक निर्देशक था फ्रांसिस मार्टिन। क्या नाम था उसका? कंपनी का डायरेक्टर था फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन ये था कंपनी का डायरेक्टर, फ्रेंच कंपनी का डायरेक्टर था। ये क्या करता है? वेलिकोंडा के सूबेदार है ना, वेलिकोंडापुर, वेलिकोंडापुर साउथ में है, वेलिकोंडापुर के सूबेदार, यहाँ का गवर्नर था सूबेदार। अब इस सूबेदार का नाम चाहो तो आप याद कर लो, सूबेदार शेर खां लोधी, सूबेदार शेर खां लोधी। तो कंपनी का डायरेक्टर फ्रांसिस मार्टिन वेलिकोंडा के सूबेदार, वेलिकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से पर्दुचुरी नाम का एक गांव प्राप्त करता है। पर्दुचुरी नाम का विलेज, नाम का गांव प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। और यही जो पुर्दुचुरी नाम का गांव है, यही आगे चलकर क्या कहलाता है? पांडिचेरी। क्या बन जाता है? पांडिचेरी। तो पांडिचेरी पर भी इनका राइट हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रनगर। तो अगली बस्ती इनकी भारत में, अगला केंद्र चंद्रनगर। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि इन फ्रांसीसियों ने भारत में कहां कहां पर अपने केंद्र स्थापित किए। ठीक है, तो अगला है चंद्रनगर। ये बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से इन्होंने एक स्थान प्राप्त किया था। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से प्राप्त स्थान पर इन्होंने चंद्रनगर की स्थापना की। तो बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से प्राप्त स्थान पर इन्होंने किसकी स्थापना की? चंद्रनगर की स्थापना की। अब देखिए, ये जो शाइस्ता खां है, ये एक्चुअल में औरंगजेब के द्वारा नियुक्त एक सूबेदार था। वैसे ये औरंगजेब का रिश्ते में मामा लगता था। ठीक है, तो शाइस्ता खां ये मुगल सूबेदार था बंगाल का। इसने फ्रांसीसियों को बंगाल में एक स्थान दे दिया, और उस स्थान पर ही चंद्रनगर की स्थापना होती है। तो चंद्रनगर कहाँ है? बंगाल में। आप देखिए इनके कितने स्थान हो गए। तो सूरत में बनाया, फिर मछलीपट्टनम बनाया, फिर सेंटोमे इनका केंद्र बना, पांडिचेरी बना, चंद्रनगर बना, है ना। सेंटोमे इनको कहां से प्राप्त हुआ? पांडिचेरी कहां से प्राप्त हुआ? और चंद्रनगर किससे प्राप्त हुआ? ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक करेक्टर आपको देखने को मिलेगा, एक आदमी देखने को मिलेगा फ्रांसीसियों के अंतर्गत, और वो होगा डुप्ले, है ना। ये डुप्ले है ना, ये जो डुप्ले था, ये चंद्रनगर का हेड बनकर भारत आया था। ये चंद्रनगर जो बस्ती थी फ्रांसीसियों की, ये चंद्रनगर का प्रमुख बनकर भारत आया था, प्रमुख बनकर भारत आया। तो चंद्रनगर का प्रमुख बनकर ये इंडिया आया था। ठीक है, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति कहां पर हुई थी? चंद्रनगर में। तो ये एक फ्रेंच गवर्नर बनकर भारत में आ जाता है। ठीक है, अब जब डुप्ले था, डुप्ले के पहले भी कोई था क्या? तो डुप्ले के पहले फ्रेंच कंपनी का हेड दुमास था। याद रखिएगा, एक नाम याद कर लीजिएगा, डुप्ले के पहले फ्रेंच कंपनी का हेड दुमास नाम का एक व्यक्ति था। हालांकि डुप्ले आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डुप्ले ये चंद्रनगर में हेड बनकर आता है, और फिर जो फ्रांसीसी हैं वो धीरे धीरे मॉरिशस, माही और करिकाल, मॉरिशस यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मॉरिशस, मॉरिशस, माही, ये दिख रहा है आपको, शायद नहीं दिख रहा होगा, मॉरिशस, माहे और करिकाल,
यहाँ पर भी अपने केंद्र स्थापित करते हैं। तो आपने देखा कि 6-7 केंद्र इन फ्रांसीसियों के भारत में स्थापित हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान फ्रांसीसियों के अंडर में नहीं आता था। तो जो आते थे वो अगर आपको ध्यान है, तो जो नहीं आते वो बड़े आसानी से आप कर लोगे। तो अभी अभी हमने आपको सिर्फ इतना पढ़ाया है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई, उसका मूल नाम क्या था, स्थापना किसने की, और फिर ये भारत की ओर आते हैं और ये अपना पहला केंद्र स्थापित करते हैं सूरत में, दूसरा केंद्र स्थापित करते हैं मछलीपट्टनम में, फिर इसके अलावा ये पांडिचेरी, चंदनगर, सैंटोमे, है ना, माही, करिकाल, मॉरिशस आदि आदि केंद्रों की स्थापना करते हैं और भारत में व्यापार करना शुरू कर देते हैं। और फ्रेंच कंपनी जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी। ठीक है, अब आप बताइए, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई? मैं यहाँ पर आपको वॉइस चैटिंग का मैसेज देता हूं। बताइए, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर हो गई। ओके ओके ओके। सर ये जो 1664 ईस्वी में जो सर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ये भारत में थी? हाँ, नहीं बनी तो फ्रांस में थी, लेकिन भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। ठीक है, यस सर, यस सर। ठीक है सर, ओके। तो अब मतलब यहाँ पर जितनी देखो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कब बनी, किसने बनाई, ठीक है, और जिस समय बनी तो फ्रांस का शासक कौन था, ठीक है, और फिर पूछेगा कि भारत में इनके कौन कौन से केंद्र बने। तो जो 7-8 केंद्र हमने बनाए वो बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। अब क्या होगा, ये व्यापार होने लगेगा। तो आगे का जो अब जो हमारा आगे टॉपिक बनेगा तो उसको जरा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो फटाफट आपका ये जो वॉइस चैटिंग का ऑप्शन है ये हम जल्दी से बंद कर रहे हैं और हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत में ये पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है। हमने पुर्तगाली डच आपको पढ़ा दिया, अंग्रेज भी पढ़ा दिया। देखो, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था वेदरा की लड़ाई में 1759 में, वेदरा की लड़ाई, बैटल ऑफ वेदरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और पुर्तगाली भी भारत से चले गए। अब बचे कौन, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच शक्ति को लेकर मुकाबला होगा। अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में लड़ेंगे, इनके अंदर प्रतिस्पर्धा होगी और इनकी लड़ाइयां शुरू होगी, ठीक है। तो भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ है वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक की धरती पर ये लड़ाई लड़ी गई है ना, तो इसे क्या कहते हैं, कर्नाटक का युद्ध, ठीक है। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो लड़ाई लड़ी गई वो है भारत में कर्नाटक की लड़ाई। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि भारत में कर्नाटक की लड़ाई किन दो यूरोपियन पावर के बीच में लड़ी गई? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। तो ये शक्ति की सर्वोच्चता के लिए लड़ाई होती है। और इस कर्नाटक की लड़ाई में ये तीन युद्ध हुए हैं। ये कर्नाटक के कितने टोटल युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो एक लंबा समय था ये युद्ध लड़ा गया और इसमें बहुत सारी फेमस लड़ाइयां हुई और उस लड़ाई में फाइनली अंग्रेजों की विजय होती है और फ्रांसीसियों का यहाँ से डिक्लाइन शुरू हो जाता है भारत में। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ब्रिटिश शक्ति का उदय, है ना, ब्रिटिश शक्ति का उदय। यहाँ इस लड़ाई में कर्नाटक की लड़ाई का परिणाम क्या रहा भारत में, इसका परिणाम क्या रहा, भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय होगा, है ना। तो इस लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश शक्ति स्थापित होगी, ब्रिटिश शक्ति का उदय होता है। तो ब्रिटेन भारत में एक शक्ति के रूप में उद्भव होता है, ठीक है। फ्रांसीसियों को पराजित करते हैं और फिर ये भारत के जो छोटे छोटे स्थानीय राजा हैं उनको भी पराजित करते हैं और भारत को अपना कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक अब हमारा होगा भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय, ओरिजिन ऑफ ब्रिटेन पावर इन इंडिया, ठीक है। तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय अब ये शक्ति के रूप में कैसे उदय होगा? तो ये पहले जो होगा वर्चस्व की लड़ाई होगा, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, तो ये चलेगा।
फिर भारत में अंग्रेज वर्सेस भारत की जो स्थानीय राजा हैं उनके साथ भी लड़ाइयां होंगी। तो अभी हम एक पार्ट यहां पर पढ़ रहे हैं, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। ठीक है, तो अब देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का मुकाबला कैसे होगा, इसको बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। क्या बोलते हैं? कर्नाटक का युद्ध। तो ये एक नहीं है, ये तीन तीन युद्ध हुए हैं, कर्नाटक का युद्ध। तो फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय शक्तियों के साधनों और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई है ना। जो डुप्ले था ना, डुप्ले, ये क्या करता है, डुप्ले सोचता है कि हम भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे। ठीक है, तो इसने दिमाग लगाया कि भारतीय शासकों के साथ मीटिंग की जाए और भारतीय शासकों की सेनाओं का यूज किया जाए और भारतीय शासकों के संसाधनों का यूज किया जाए और फिर अंग्रेजों को यहां से भगा दिया जाए। ये योजना बनाता है सबसे पहले कौन? डुप्ले। ठीक है, तो क्या डुप्ले अपनी इस योजना में कामयाब रहेगा या असफल होगा? ठीक है, तो इतिहास का जो परिणाम है तो यही कहता है कि डुप्ले अपनी इन योजनाओं में कामयाब नहीं होता है। शुरू में उसको कामयाबी मिलती है लेकिन बाद में वो कामयाब नहीं होता है। ठीक है, तो कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित क्षेत्र कर्नाटक पर अधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लगभग 20 वर्षों तक लड़ाई चली है ना। देखना, समझना ध्यान से, ये जो कर्नाटक है ना, आज का कर्नाटक नहीं है ये उस समय के कर्नाटक की हम लोग बात कर रहे हैं। आज तो कर्नाटक इस तरफ है, यहाँ केरल है और यहाँ कर्नाटक है, इस जगह कर्नाटक है आज। लेकिन जिस समय का हम इतिहास पढ़ रहे हैं वो कर्नाटक इस तरफ था, इस तरफ, ये कर्नाटक है। ठीक है, तो ये कहां पर है? कोरोमंडल तट। ये कौन, और इस तरफ कौन सा तट होता है? इस तरफ मालाबार होता है, मालाबार। ठीक है, और इस तरफ कौन सा तट है? कोरोमंडल। तो आज जो कोरोमंडल तट है यहाँ पर तमिलनाडु है, लेकिन उस समय ये क्षेत्र क्या कहलाता था? ये क्षेत्र कहलाता था कर्नाटक। क्या कहलाता था? कर्नाटक। तो कर्नाटक पर वर्चस्व या शक्ति स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 20 वर्ष तक लड़ाई चली। कितने वर्ष तक? 20 वर्षों तक ये लड़ाई चलती रही। 20 ईयर एक लंबा दौर है। ठीक है, ये लड़ाई हुई। तो ये जो कर्नाटक था इस समय का, इसका थोड़ा सा हम आपको स्टोरी बता देते हैं। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी, इसका कैपिटल क्या था? अर्काट। अब आप समझना ध्यान से, देखो यहाँ पर समझना, देखिए मुगल है ना, भारत में क्या था? मुगल साम्राज्य, मुगलों का शासन था। ठीक है, और जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो औरंगजेब के जब उत्तराधिकारी आते हैं वो कमजोर होते हैं, और औरंगजेब जब मरा था तो अपने साम्राज्य में 21 सूबे छोड़कर गया था। कितने सूबे थे इसके साम्राज्य में? 21 सूबे थे। ठीक है, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद जो शासक बड़े वो कमजोर थे, इसलिए औरंगजेब के साम्राज्य में ये जो सूबे थे ये अपने आप को स्वतंत्र करने लगे, और ये स्वतंत्र राज्यों की उद्भव होता है, स्वतंत्र राज्यों का उद्भव होता है। तो जब मोहम्मद शाह रंगीला शासक था भारत में, मुगल शासक था वो, तो उसके शासनकाल में हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। हैदराबाद जो कभी मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था, यानी सूबा था, प्रोविंस था, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य का जन्म होता है। किसका? हैदराबाद स्वतंत्र राज्य। समझते रहिएगा, थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं। हैदराबाद एक क्या था? ये स्वतंत्र राज्य बन गया है ना। पहले ये मुगल साम्राज्य का प्रांत था, मुगल साम्राज्य के अंडर में आता था, लेकिन ये स्वतंत्र हो जाता है। और इसका फाउंडर किसे माना जाता है? इसका संस्थापक किसको मानते हैं? इसको मानते हैं हैदराबाद में चिनक्लिज खां। कौन होता है? चिनक्लिज खां, ये यहाँ का संस्थापक होता है। ठीक है, चिनक्लिज खां। ठीक, तो अब इस हैदराबाद के अंडर में, इस हैदराबाद के अंडर में ही आता था, हैदराबाद के अधीन आता था कर्नाटक। क्या आता था? कर्नाटक इसके अंडर में आता था। ठीक है, हैदराबाद के अंडर में आता था कर्नाटक उस समय। फिर क्या हुआ? जब हैदराबाद में कमजोर शासक आएगा तो ये कर्नाटक भी हैदराबाद से अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। ध्यान से समझना, जब हैदराबाद में कमजोर शासक आ जाएगा तो हैदराबाद के अंडर में जो कर्नाटक आता था ये भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। तो हैदराबाद क्षेत्र अलग हो जाएगा
और कर्नाटक अलग हो जाएगा। तो दो स्थानीय क्षेत्र स्वतंत्र हो जाएंगे, है ना। तो दो अस्तित्व में आएंगे, हैदराबाद और कर्नाटक। समझना ध्यान से। तो हैदराबाद से ये कर्नाटक हो गया अलग, है ना। तो दो बन गए सेंटर, एक हैदराबाद और एक कर्नाटक साउथ में, ठीक है। तो कर्नाटक पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 20 वर्षों तक युद्ध हुआ। बताइए इतना मामला क्लियर हुआ कि नहीं? आपको वॉइस चैटिंग का मैसेज ऑप्शन दिया जा रहा है, आप जल्दी से बताइए इतना मामला क्लियर हुआ? सर एक बार नीचे वाला रिपीट कर दीजिए। क्या है इसमें? ये जो आपने मालाबार और कोरोमंडल ने बताया था ये मालाबार कि अभी कर्नाटक कहाँ पर है? ये पहले अब कर्नाटक यहाँ नहीं सर, हाँ लेकिन पहले जब का हम इतिहास पढ़ रहे हैं तब कर्नाटक इस तरफ था, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। ये बताइए, ठीक है। अरे जल्दी बोलो, ठीक है, आया समझ में? यस सर, है ना। तो और कर्नाटक है ना, कर्नाटक हैदराबाद के अंदर में था, कर्नाटक भी स्वतंत्र हो गया हैदराबाद से। तो दो केंद्र बन गए ना साउथ में, एक हैदराबाद और एक कर्नाटक। हैदराबाद के शासक अलग होंगे, कर्नाटक के शासक अलग होंगे। इतनी बात समझ में आई? यस सर, क्लियर। यस सर। अब देखो आगे यहाँ से हम आपको समझाते हैं। ये काफी उलझा हुआ है, इसको अगर क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। और फिर अगर आप बुक वगैरह पढ़ेंगे कोई तो आपको काफी आसान लगेगा। हालांकि बहुत ज्यादा बुक आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम पूरा यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दो सेंटर। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं क्लास बंद है। अरे बंद नहीं है, क्लास बंद कैसे है? आपको एप्लीकेशन पे जाइए, आप देखिए उसमें पूरा मंडे टू सैटरडे का शेड्यूल पड़ा हुआ है, फिर भी आप मैसेज करके पूछते हैं क्लास बंद है। आप एप्लीकेशन खोलिए और उसमें ज्वाइन लाइव का ऑप्शन आता है, उसको ज्वाइन करिए। मैसेज करने की क्या जरूरत है, बार बार वही बात पूछते हो, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर दो केंद्र यहाँ पर जन्म लेते हैं। एक हुआ आपका कर्नाटक, समझना बहुत ध्यान से, कर्नाटक, और दूसरा हैदराबाद, है ना। ये जो लड़ाई है ना अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ से आपको समझ में आएगा, हैदराबाद, ठीक है। अब आप देखिएगा, हैदराबाद में एक आसफ जाह शासक हुआ करता था, वो काफी योग्य था। आसफ जाह के मरने के बाद, कौन? आसफ जाह। उसके मरने के बाद हैदराबाद में उसका लड़का नासिर जंग शासक बनता है। कौन? नासिर जंग, ठीक है। लेकिन नासिर जंग का जो भांजा होता है उसका नाम होता है मुजफ्फर जंग। ये भी सोचता है कि हम भी शासक बने, तो ये चैलेंज करता है नासिर जंग को। कौन? मुजफ्फर जंग। तो यहाँ दो प्रतिद्वंदी हो गए, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इधर कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में भी दो के बीच में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा है। तो एक था अनवरुद्दीन, यहाँ पर कौन था? अनवरुद्दीन, ठीक है। और इसको चैलेंज कर रहा था इसका बहनोई, जिसका नाम था, अर्थात इसका जीजा बहनोई, जिसका नाम था चांदा साहब। तो चांदा साहब, ये। तो अब आप देखिएगा कि हैदराबाद में दो के बीच उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही है, और उधर कर्नाटक में दो के बीच में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब आप समझना, देखो ध्यान से, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को मौका मिलता है। फ्रांसीसियों में डुप्ले तो पहले ही से सोच रहा है कि किसी भारतीय शासक की सेना को हम यूज करें और अंग्रेजों को पराजित करें, और भारतीय संसाधनों का यूज करें और अंग्रेजों को पराजित करें। तो इसमें देखिए गुटबाजी हो जाती है। तो चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का फेवर करते हैं फ्रांसीसी। कौन फेवर करते हैं? फ्रांसीसी, ठीक है। और तो जब इनका फ्रांसीसी सपोर्ट करेंगे तो इनका सपोर्ट कौन करेगा? अंग्रेज। इनका सपोर्ट कौन करेगा? अंग्रेज। तो अंग्रेज हैदराबाद में नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं, तो फ्रांसीसी हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करते हैं। तो अंग्रेज कर्नाटक में अनवरुद्दीन का फेवर लेते हैं,
तो फ्रांसीसी कर्नाटक में चांदा साहब का फेवर लेते हैं, तो भारत की राजनीति में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, भारत की राजनीति में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको मौका मिल गया कि भारत में उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई चल रही है, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के यहाँ की राजनीति में सम्मिलित होने का मौका मिलता है। ठीक है, तो सम्मिलित होने का मौका मिलता है और इस तरीके से ये इनका गुट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, गुट बनकर तैयार हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज यहाँ पर हम आपको और समझाने वाले हैं। देखिए, जो युद्ध चल रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ठीक है, भारत में, ये जो युद्ध है केवल भारत में ही नहीं चल रहा है, ये युद्ध पूरा ग्लोबली है। देखिए, जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ते हैं तो ये भारत में भी लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मूल देश तो इनका, मूल तो महाद्वीप यूरोप है। तो यूरोप में फ्रांसीसी और अंग्रेज जब आपस में लड़ते हैं तो फ्रांसीसी और अंग्रेज जहां जहां दूसरे देशों में होते हैं वहां भी लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो कर्नाटक का पहला युद्ध है, प्रथम कर्नाटक वार, 3 हुए हैं, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, समझना ध्यान से, पूरा यहाँ पर स्टोरी बहुत अच्छे से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग आती है। ये जो युद्ध हुआ है ये 1746 से 1748 तक चला है, 1746 से लेकर 1748 एडी तक चला है ना। एक लंबे समय तक कोई युद्ध छिड़ता है तो तब तक चलता रहता है जब तक कि उसका कोई निर्णय ना हो। ठीक है, तो आप प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ पर देखेंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ये संबंधित था। तो प्रथम कर्नाटक वार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा जाने वाले युद्ध से प्रभावित था। इस बात को समझना है आपको, प्रभावित था, ये क्या मामला है? देखो, ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, ठीक है, और वहां पर उत्तराधिकार को लेकर एक युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में भिड़ गए। तो जब वो लोग भिड़ जाते हैं तो ये भारत में भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तो प्रथम कर्नाटक वार का जो कारण है, इसका कनेक्शन है, वो यूरोप से है ना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से प्रेरित है ये वाला युद्ध भारत में। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये युद्ध शुरू कैसे हुआ, तो इसको वॉर ऑफ सक्सेशन, है ना, क्या बोलते हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन फॉर ऑस्ट्रिया इन यूरोप। ठीक है, तो उससे ये कनेक्शन रखता है। अब भारत में ये कैसे शुरू होता है इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो इसका तात्कालिक कारण क्या था, इसको आप समझो। देखो, जो मामला वहां पर था इसमें इमीडिएट रीजन क्या था, भारत में ये कैसे छिड़ गया तात्कालिक, भाई कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। इमीडिएट रीजन इंडिया में इसका क्या था, तात्कालिक कारण, कनेक्शन तो इसका वहां से है, यूरोप से, ठीक है, बट भारत में भी तो कोई बहाना चाहिए ना कि ये घटना हुई इसकी वजह से हम लड़ने लगे, तो ऐसा बहाना इनको भारत में भी चाहिए। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक ब्रिटिश एडमिरल था बर्नेट, ब्रिटिश एडमिरल, एडमिरल मतलब नेवी का ऑफिसर होता है, ब्रिटिश एडमिरल बर्नेट ये था। इसने जानते हो क्या किया, इसने फ्रांसीसी शिप को किडनैप कर लिया। बर्नेट ने फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया, ठीक है, उन्हें किडनैप कर लिया। जो शिप थे, फ्रेंच शिप थे, उनको पकड़ लिया। तो अब आप ये बताओ कि जब ऐसा हुआ तो क्या फ्रांसीसी चुप बैठेंगे क्या? नहीं, वो भी तो शक्तिशाली है, तो वो इसका रिएक्ट करेंगे, और इसका रिएक्ट जब करेंगे तो ये युद्ध हो जाएगा शुरू। और इस युद्ध में एक बहुत बड़ी फेमस लड़ाई होती है। तो अब इतना आप बताओ कि
पहला कर्नाटक वार था, इसका इमीडिएट रीजन पूछा जाएगा, तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण उसका ये था, लड़ाई शुरू हो गई। अब आप देखिएगा लड़ाई चलेगी लंबे समय तक। तो इस लड़ाई के दौरान, मतलब पहले युद्ध के दौरान कई लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन उसमें से एक बहुत फेमस लड़ाई हुई। उस लड़ाई को कहते हैं सेंट टोमे या अडयार का युद्ध। कौन सा? सेंट टोमे या अडयार का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्ध की मतलब अडयार की लड़ाई लिखिएगा, है ना, लड़ाई। ये लड़ी गई 1748 एडी में, ठीक है, 1748 एडी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नाटक के किस युद्ध के दौरान सेंट टोमे की लड़ाई हुई? तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान लास्ट में 1748 में ये लड़ाई होती है सेंट टोमे की, काफी फेमस है। आइए इस लड़ाई के बारे में जानते हैं। एक तरफ यहाँ पर अनवरुद्दीन होता है, अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, ठीक है, वर्सेस फ्रांसीसी, वर्सेस फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी। आप कहेंगे सर अंग्रेज नहीं लड़े, अनवरुद्दीन क्यों लड़ रहा है? अभी हम समझाते हैं आपको कि अनवरुद्दीन क्यों यहाँ पर आ गया। तो हालांकि अनवरुद्दीन के सपोर्टर कौन है? अंग्रेज हैं। वो गुटबाजी जो हमने अभी समझाई थी वो आप याद रखिएगा, अनवरुद्दीन का फेवर कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर फ्रांसीसियों का कैप्टन पैराडाइज था, कैप्टन पैराडाइज इसकी तरफ से लड़ रहा था, ठीक है, पैराडाइज। और अनवरुद्दीन की तरफ से, अनवरुद्दीन की तरफ से लड़ रहा था महफूज खां। कौन लड़ रहा था? महफूज खां, महफूज खां लड़ रहा था, ठीक है। तो देखो मामला क्या था, हुआ क्या, देखिए यहाँ पर समझा देते, थोड़ा सा मद्रास का मामला था, यहाँ पर समझा देते, मद्रास, है ना। तो हुआ क्या कि फ्रांसीसियों ने क्या किया, मद्रास पर अंग्रेजों को लेकर लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। मद्रास कल आपको पढ़ाया था, अंग्रेज जब पढ़ाया था तो मद्रास पर किसका कब्जा था? अंग्रेजों का। उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बनवाया था, याद आ रहा है? तो मद्रास किसकी बस्ती थी? अंग्रेजों की। तो फ्रांसीसी क्या करने लगे, अंग्रेजों पर हमला कर देते हैं। तो वहां जो अनवरुद्दीन होता है, अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन कहता है कि यहाँ लड़ाई वड़ाई मत करो मेरे क्षेत्र में। तो फ्रांसीसियों ने कहा कि नहीं तुम टेंशन मत लो, हम मद्रास अंग्रेजों से छीनेंगे और तुम्हें दे देंगे। लेकिन अनवरुद्दीन को लगा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा करेंगे नहीं। तो अनवरुद्दीन ने एक्शन लिया और फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों की मदद से सेंट टोमे में लड़ाई कर दी। तो इस लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई चीज आपको यहाँ पर एक बार में समझ नहीं आती है, क्योंकि बार बार हम रिपीट करके बताएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसको रिकॉर्डेड लेक्चर को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो इस युद्ध में परिणाम क्या होगा? अनवरुद्दीन की पराजय होगी, अनवरुद्दीन यहाँ पर। तो अनवरुद्दीन वाज डिफीटेड बाय फ्रेंच इन सेंट टोमे, ठीक है। तो अनवरुद्दीन पराजित हुआ, पराजित हुआ, अनवरुद्दीन यहाँ पर क्या हुआ? पराजित हो गया, ठीक है। तो अनवरुद्दीन की यहाँ पर पराजय हो जाती है, ठीक। इसका मतलब है कि प्रथम युद्ध में कर्नाटक का जो पहला युद्ध चल रहा है उसमें फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी, लेकिन अभी इस युद्ध में कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो लंबे समय तक लड़ाई चल रही, लड़ते लड़ते ये लोग ऊब जाते हैं। तो अब युद्ध यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, और युद्ध स्टॉप होता है तो उसके लिए एक संधि होती है, तब युद्ध स्टॉप होता है। तो आइए, जो पहला युद्ध कर्नाटक का स्टॉप होता है वो कौन सी संधि से स्टॉप हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक संधि होती है एक्सला-सापल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सला-सापल, एक्सला-सापल की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है संधि, ट्रीटी ऑफ एक्सला-सापल, ये 1748 को होती है, ठीक है। ये एक्चुअल में यूरोप में होती है। तो यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का जो युद्ध लड़ा जा रहा था, उस युद्ध को, वो युद्ध 1740 में शुरू हो गया था यूरोप में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और वहां पर लड़ते लड़ते एक्सला-सापल की संधि होती है और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध
रुक जाता है। तो जब ये यूरोप में युद्ध रुक जाता है तो ये भारत में भी युद्ध को रोक देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कौन सी संधि से स्टॉप हो जाता है। तो कौन सी संधि है वो? एक्सला-सापल की संधि कब हुई, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, दो बातें याद रखिएगा। और इस संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है, समाप्त हो गया इस संधि से। तो जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कनेक्शन ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से था, है ना। तो प्रथम कर्नाटक वार भी यहाँ पर रोक दिया गया, प्रथम कर्नाटक युद्ध भी रोक दिया गया, है ना। लेकिन क्या इस युद्ध से कोई डिसीजन निकला? कोई डिसीजन नहीं निकला, रोक दिया गया, है ना। और जो फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से मद्रास छीना था वो मद्रास वापस कर दिया गया, ठीक है। तो मद्रास पुनः अंग्रेजों को दे दिया गया, मद्रास पुनः अंग्रेजों को दे दिया गया, अंग्रेजों को दे दिया गया, ठीक है। तो अभी इस युद्ध में कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो प्रथम युद्ध में क्वेश्चन हमारा ये सेंट टोमे की लड़ाई बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। और एक्सला-सापल की संधि भी याद रखिएगा। एक्सला-सापल की संधि का यूरोप से क्या कनेक्शन है और भारत से क्या कनेक्शन है, ये बातें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, ठीक है। लेकिन अभी युद्ध हमेशा हमेशा के लिए नहीं रुका है। क्यों? क्योंकि युद्ध तब तक नहीं स्टॉप होगा जब तक कि कोई उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है। तो इसके बाद फिर कर्नाटक का एक दूसरा युद्ध होगा बाद में, तो सेकंड कर्नाटक वार, कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू होगा। ज्यादा समय तक ये शांति नहीं रहेगी। 1748 में शांति हुई थी, 1749 में फिर ये युद्ध शुरू हो जाएगा और ये 1754 तक चलेगा। तो दूसरा युद्ध 1749 से शुरू होगा, 1754 तक चलेगा। अब भाई ये जो दूसरा युद्ध है इसका क्या रीजन है? तो इसका भी कोई ना कोई कारण तो होगा, ठीक है। कारण तो कोई ना कोई होगा युद्ध का। तो कारण क्या है? ये जो कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है ना, उस उत्तराधिकार के युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी शक्तियों द्वारा इंटरेस्ट लेना। तो फ्रांसीसी एक गुट को सपोर्ट करते हैं तो अंग्रेज दूसरे गुट को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी मदद के माध्यम से ये भिड़ जाते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आई? अब आप देखिएगा इसमें जो लड़ाई शुरू होगी, इसमें डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिलकर, देखिए यहाँ पर एक अंबूर की लड़ाई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आम्बूर का युद्ध, आम्बूर का युद्ध ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जैसे उसमें सेंट टोमे की लड़ाई थी वैसे इसमें आम्बूर की लड़ाई है। ये शुरुआत में ही होती है 1749 में, अगस्त में। अगस्त आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन 1749 आपको 1749 जरूर याद रखना है, ठीक है। तो इसमें गुट देखिएगा कैसे बनते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तरफ होता है डुप्ले, डुप्ले फ्रेंच गवर्नर है, ठीक है। डुप्ले इधर सपोर्ट करता है मुजफ्फर जंग का, मुजफ्फर जंग, और उधर चांदा साहब का सपोर्ट कर देता है। तो कर्नाटक में चांदा साहब का सपोर्ट करता है और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का सपोर्ट करता है। तो ये क्या करता है डुप्ले, वो स्ट्रक्चर आपको याद है? देखो स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताया था, एक स्ट्रक्चर नहीं बताया था, कर्नाटक, देखो समझ लो, कर्नाटक और इधर कौन था, और इधर था हैदराबाद वाला जो गुट आपको बताया था, हैदराबाद। तो इधर कौन था? नासिर जंग, नासिर जंग, और एक था मुजफ्फर जंग, ठीक है। दोनों उत्तराधिकार में फंसे हुए थे, उत्तराधिकार की लड़ाई में। और इधर था अनवरुद्दीन,
अनवरुद्दीन और दूसरी तरफ था ये चांदा साहब, चांदा साहब, ठीक है। तो ये जो पार्टी थी चांदा साहब मुजफ्फर जंग वाली, ये पार्टी थी फ्रेंचों मतलब फ्रांसीसियों की, है ना, ये फ्रेंच पार्टी थी, ये थे फ्रांसीसी के सपोर्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएंगे अंग्रेजों के सपोर्टर, तो अंग्रेज इनको सपोर्ट करते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये गुटबाजी बनती है। तो कर्नाटक और हैदराबाद में चल रहा उत्तराधिकार को लेकर युद्ध, इनको मिला मौका, तो फ्रांसीसी इस तरफ इन्वॉल्व हो गए, तो अंग्रेज इनकी तरफ इन्वॉल्व हो गए। तो पहले आप देखिए सेंट टोमे की लड़ाई में अनवरुद्दीन पराजित हो चुका है, तो अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों का दुश्मन तो है ही, तो फ्रांसीसी क्या करते हैं, चांदा साहब को लेते हैं, मुजफ्फर जंग को लेते हैं, ठीक है, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को लेते हैं डुप्ले, और अटैक कर देते हैं अनवरुद्दीन पर। किस पर अटैक कर देते हैं, अनवरुद्दीन, सॉरी इस पर जो नासिर जंग है, ठीक है। तो डुप्ले मुजफ्फर जंग, डुप्ले मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, ठीक है। तो ये डुप्ले मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, तो वही में लिखा है डुप्ले मुजफ्फर जंग और चांदा साहब। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस लड़ाई में जानते हो क्या होगा, इस लड़ाई में होगा जो आम्बुर का युद्ध है, आम्बुर का युद्ध, ठीक है। आम्बुर के युद्ध के पहले एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। आम्बुर की लड़ाई के पहले एक चीज हम आपको और बता देते हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। अभी हम बता रहे हैं आम्बुर की लड़ाई हुआ क्या, डुप्ले मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, डुप्ले प्लस मुजफ्फर जंग और चांदा साहब प्लस चांदा साहब। अब ये आपको गुटबाजी तो पता चल गई होगी। ये क्या करता है, डुप्ले मुजफ्फर जंग और चांदा साहब के साथ मिलकर तंजौर के निकट आम्बूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को ये मार देते हैं, ठीक है। तो अनवरुद्दीन को ये मार देते हैं, ये मिलकर अनवरुद्दीन मारा जाता है, अनवरुद्दीन मारा जाता है। तो अनवरुद्दीन ये अंग्रेजों की पार्टी का था और ये मार दिया गया, ठीक है। अब आप देखिएगा, फिर देखिएगा, एक तो अनवरुद्दीन खत्म हो गया, ठीक है। अब आप देखो, यही पार्टी, यही ग्रुप, यही गुट, गुट यही रहेगा, है, हम इसको यहां पर रफ कर देते हैं, गुट यही रहेगा। होगा क्या, ये नासिर जंग पर भी अटैक करते हैं, नासिर, अब नासिर जंग जो दूसरा है, कहां का, हैदराबाद वाला, जो अंग्रेज पार्टी, तो इसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसका परिणाम क्या होता है, आइए समझते हैं इसका परिणाम क्या होता है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये आम्बुर की लड़ाई ही चल रही है, ठीक है, आम्बुर की लड़ाई चल रही है 1749 में। अब इसका परिणाम क्या होता है, यहाँ पर नासिर जंग मारा जाता है, नासिर जंग मारा गया। अभी इसका मतलब है फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी है, नासिर जंग मारा गया। अब नासिर जंग का जो लड़का होता है ना, मोहम्मद अली, वो भागकर त्रिचनापल्ली चला जाता है। तो नासिर जंग का लड़का, नासिर जंग का लड़का डर जाता है, जंग का पुत्र, नासिर जंग का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है मोहम्मद अली, है ना, मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली चला जाता है, त्रिचनापल्ली, है ना, तमिलनाडु में पड़ता है, त्रिचनापल्ली चला गया। अब डुप्ले ने क्या किया, एक यहां पर नादानी कर दी। तो कर्नाटक के जो दूसरा युद्ध में जो ये लड़ाई हो रही है ना, आम्बुर की लड़ाई, इस लड़ाई में अंग्रेजों का कर्नाटक पर कब्जा हो जाता है, ठीक है, कर्नाटक पर कब्जा हो जाता है ऑलमोस्ट। क्यों, क्योंकि कर्नाटक में जो इसके पहले कर्नाटक वाला जो इसकी पार्टी थी ना, कर्नाटक वाली पार्टी, तो कर्नाटक में कौन था, अंग्रेजों की पार्टी वाला अनवरुद्दीन, है ना, अनवरुद्दीन मार दिया गया था, तो ये कर्नाटक पर कब्जा कर चुके थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये डुप्ले क्या करता है, गलती करता है कि अगर हमने इसके बाप को नासिर जंग को मार दिया है, तो नासिर जंग के पुत्र मोहम्मद अली को भी घेर कर मारेंगे। तो डुप्ले क्या करता है, ये अपना पूरा गुट लेके इसका पीछा करता है,
कहाँ पीछा करता है, त्रिचनापल्ली चला जाता है। ये डुप्ले की बहुत बड़ी नादानी थी, ये बहुत बड़ी गलती थी। तो डुप्ले क्या करता है, इस भागते हुए मोहम्मद अली का पीछा करता है, तो ये चला जाता है कहाँ, त्रिचनापल्ली। अब कर्नाटक हो जाता है खाली, तो कर्नाटक जब जैसे ही खाली हो जाता है तो अंग्रेजों को मिलता है मौका, और अंग्रेज कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर लेते हैं, है ना। तो अंग्रेजों द्वारा अर्काट का घेरा, अंग्रेजों द्वारा तो 51 की, 1751 की ये बात है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अर्काट यहां से घेर लिया। जानते हो इससे क्या होगा, यहीं से डुप्ले के भाग का सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। तो यहीं से डुप्ले के भाग का सर्वनाश शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि डुप्ले ने यहां कर दी नादानी। तो अंग्रेज अब क्या कर लेते हैं, कर्नाटक को घेर लेते हैं, कर्नाटक उनको खाली मिल जाता है। तो डुप्ले की इस नादानी को फ्रांस माफ नहीं करता है और डुप्ले को वापस बुला लेता है फ्रांस, और डुप्ले की जगह पर भारत में, डुप्ले की जगह पर भारत में गोडेहू को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, गोडेहू को भेजा जाता है। तो डुप्ले को बुला लिया जाता है, डुप्ले कर देता है नादानी, डुप्ले को बुला लिया जाता है, और डुप्ले की जगह पर दूसरा फ्रेंच गवर्नर भारत भेजा जाता है, जिसका नाम होता है गोडेहू, है ना। थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं यहाँ पर, लेकिन ध्यान से अगर आप समझेंगे और लेक्चर को आप रिपीट करके देख लेंगे तो फिर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है, और बाकी हम पीडीएफ तो प्रोवाइड कराएंगे। अब आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा युद्ध भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, यहाँ पर अनिर्णित है। तो यहाँ पर होती है पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि। तो ये पांडिचेरी की संधि 1754 में, ठीक है। तो पांडिचेरी की संधि से सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी की संधि से सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो जो दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी यानी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच का जो युद्ध था, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था, वो कौन सी संधि से स्टॉप हो जाता है, वो है पांडिचेरी की संधि। अब कुछ दिनों के लिए ये युद्ध स्टॉप हो जाता है, लेकिन निर्णय अभी भी कुछ हुआ नहीं है, निर्णय अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो तीसरा युद्ध होगा उसमें उसमें जो पासा है वो पलट जाएगा, ठीक है। तो जो तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होगा, अब हम बात करते हैं उसकी, तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसकी बात हम लोग करते हैं। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो 1757 से शुरू होता है और ये 1763 तक रहता है, ठीक है। 1757 54 में स्टॉप हुआ दूसरा, 3 साल बाद फिर शुरू हो जाता है, ठीक। अब आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे युद्ध की। तो ये युद्ध किससे प्रभावित था, इसका भी कनेक्शन यूरोप से था, ठीक है। इस युद्ध का भी कनेक्शन यूरोप से था। यूरोप में क्या चल रहा था मामला, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। यूरोप का मामला देखो क्या था, समझना ध्यान से। यूरोप में क्या चल रहा था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और प्रशा, प्रशा वर्ड हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका ये टॉपिक है। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में, प्रशा के बीच में क्या चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। 7 साल तक ये युद्ध चला है ना, यूरोप के इतिहास में। तो ये युद्ध 1756 से शुरू हुआ था और 63 तक, है ना, इसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो सप्तवर्षीय आपसे भी पूछ लेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच में। ये कब तक चला, 7 साल तक, 1756 से 1763 से। तो ये जो तीसरा युद्ध है ये इसी सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, प्रभावित था, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं, तो सप्तवर्षीय युद्ध एक्चुअल में किसके किसके बीच में था, ऑस्ट्रिया और प्रशा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का फेवर कर रहा था फ्रांस, ध्यान से समझना। इस सप्तवर्षीय युद्ध में ऑस्ट्रिया का फेवर कौन कर रहा था, फ्रांस। तो फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया, फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया वर्सेस वर्सेस, तो जब ऑस्ट्रिया का हेल्प फ्रांस करेगा तो प्रशा का हेल्प कौन करेगा, ब्रिटेन करेगा।
तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, तो ब्रिटेन और प्लस प्रशा, इस तरीके से ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी से प्रभावित है, जब ये यूरोप में लड़ रहे हैं तो इनको मौका मिल जाता है भारत में भी लड़ेंगे। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी और अंग्रेज यूरोप में वो लड़ेंगे, और जो फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में वो यहाँ लड़ जाएंगे। ठीक है, तो मामला तो गर्म चल ही रहा है इनका। तो इसमें जानते हो क्या होगा, इसका तात्कालिक कारण क्या था तीसरे युद्ध का, इमीडिएट रीजन, तात्कालिक कारण। देखिए, हम लड़ने के लिए तो पहले से ही बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ लड़ाई छेड़ने का कोई बहाना तो चाहिए, है ना। हम नाराज तो पहले से ही थे, और किसी ने कोई बात उसी समय बोल दी तो हम मारना शुरू कर दिए। तो वो जो बात बोली उससे हमने जो मारना शुरू कर दिया वो तात्कालिक कारण बनेगा। तो ये आपस में पहले से ही एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन भारत में लड़ने का कोई रीजन तो होना चाहिए। ठीक है, तो रीजन यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में क्लाइव और वाटसन द्वारा, क्लाइव और वाटसन ये अंग्रेज हैं, क्लाइव और वाटसन, कर्नल वाटसन अंग्रेज हैं, वाटसन द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा करना, फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अधिकार करना, वाटसन द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा करना, चंद्रनगर पर कब्जा करना। तो जब फ्रांसीसियों की बस्ती पर यार तुम कब्जा कर लोगे तो फ्रांसीसी तुम्हारा वेलकम करेंगे क्या, तो वो भी आ जाएंगे सामने, तो दोनों पार्टी भारत में आमने सामने हो जाएंगे। तो ये है इसका इमीडिएट रीजन। अब ये युद्ध शुरू हो जाएगा। इस युद्ध में एक बहुत ही फेमस लड़ाई होगी, इसको कहते हैं वांडीवास की लड़ाई। तो इस युद्ध के दौरान क्या हुई, वांडीवास की लड़ाई। तो वांडीवास की लड़ाई ये होती है 1760 में, बहुत फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वांडीवास की लड़ाई। तो अब देख रहे हैं कि पहले युद्ध में सेंट टोमे की लड़ाई, दूसरे युद्ध में आम्बुर की लड़ाई, और तीसरे युद्ध में वांडीवास की लड़ाई, ये ध्यान रखिएगा। तो वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास की बहुत सारी निर्णायक लड़ाइयों में से ये भी एक निर्णायक लड़ाई है। क्या निर्णय होगा इस लड़ाई में, आइए समझते हैं। तो ये 22 जनवरी 1760 को, 22 जनवरी 1760 को ये युद्ध होता है। तो जिस महीने में हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जनवरी में, उसी महीने में ये लड़ाई वहां पर हुई थी। ठीक है, अब इस लड़ाई में क्या होगा, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ फ्रांसीसी, तो अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की तरफ था काउंट लाली, ये लीड कर रहा था, काउंट लाली। फ्रांसीसियों की तरफ काउंट लाली लीड कर रहा था, और अंग्रेजों की तरफ था आयरकूट। ये जो इनके सेनापति हैं इनका नाम आपको याद रखना है। तो अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट लड़ रहा था, फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट लाली लड़ रहा था। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, इस युद्ध का रिजल्ट होगा फ्रांसीसियों की बुरी पराजय, है ना। फ्रांसीसियों की यहाँ पर पराजय होगी। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की पराजय, फ्रांसीसियों की पराजय। तो फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन बैटल ऑफ वांडीवास, है ना। तो वांडीवास का जो युद्ध है, वांडीवास की जो लड़ाई है, उसमें ये लोग हार जाते हैं, और ना केवल हारते हैं बल्कि यहीं से इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो गया। तो वांडीवास की लड़ाई ने ये डिसाइड कर दिया कि भारत में अब फ्रांसीसी नहीं रहेंगे, अब भारत में बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज। तो यहाँ से इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और फिर लास्ट में 1763 में एक संधि होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि। तो यहाँ पर एक संधि होती है जिसे कहते हैं पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस, है ना। ये होती है 1763 में। और इस संधि में जानते हो शर्त क्या रखी जाती है, अंग्रेज फ्रांसीसियों से शर्त रखते हैं कि अगर तुम शांति पूर्वक भारत में व्यापार करना चाहते हो तो कर सकते हो, भारत की राजनीति में इन्वॉल्व तुम नहीं होगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेज भारत को छोड़कर, धीरे धीरे क्या होता है, फ्रांसीसी भारत को छोड़कर चले जाते हैं, और भारत में अब बचते हैं केवल अंग्रेज। ये बात है 1763
1763 की। और अगले ही साल भारत में 1764 में क्या होगा, बक्सर की लड़ाई, उसको हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, तो 1763 तक आते आते अंग्रेजों की भारत में स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि कैसे अंग्रेज फ्रांसीसियों को हराकर एक शक्ति के रूप में इनका उद्भव भारत में होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा जो ये लड़ाई थी वांडीवास की, इस लड़ाई पर एक हिस्टोरियन है मालेशन ने इस पर एक टिप्पणी की है। जानते हो क्या टिप्पणी है, बड़ा अच्छा बोला है। कहता है कि इस युद्ध ने उस महान भवन जिसे ड्यूमा और डुप्ले ने तैयार किया था, उस महान भवन जिसे ड्यूमा और डुप्ले ने तैयार किया था, वो यहाँ पर चरमरा गया, वो ध्वस्त हो गया। फिर से समझिएगा, मालेशन इस लड़ाई के बारे में क्या कहते हैं, है ना, वांडीवास की लड़ाई के बारे में, कि भारत में फ्रांसीसियों का वो भवन चरमरा गया जिसे ड्यूमा और डुप्ले ने तैयार किया था। ड्यूमा वहां की पार्लियामेंट थी और डुप्ले सेनापति था। इसने एक भवन बनाया भारत में और वो भवन ध्वस्त हो गया वांडीवास की लड़ाई से। ठीक है, एक चीज और है कि भारत में अंग्रेज सफल नहीं हुए, जबकि अंग्रेज बहुत योग्य थे। ठीक है, सफल क्यों नहीं हुए, क्योंकि कुछ कारण है। कारण ये है कि अंग्रेज कंपनी प्राइवेट थी और फ्रांसीसी कंपनी सरकारी थी, इसलिए इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, और जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी वो सफल नहीं होगा। एक तो रीजन ये था। दूसरा, कंपनी का सामंती स्वरूप, है ना, सामंती स्वरूप मतलब सरकार काफी ज्यादा इसके ऊपर सामंतवादी सोच थी और वो नियंत्रित करती थी। ठीक है, इसलिए फ्रेंच कंपनी को डिसीजन लेने का राइट नहीं था, जबकि अंग्रेज कंपनी के साथ ऐसा नहीं था, वो डिसीजन ले लेते थे। हम साइड में इसलिए खड़े होते ताकि यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई देता रहे। ठीक है, तीसरा कारण, इंग्लैंड की जो नेवी थी वो अंग्रेजों की नेवी से बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए इंग्लैंड की जो नेवी थी वो फ्रांसीसियों की नेवी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए फ्रांसीसी अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है, चौथा, जो फ्रांसीसी सेनापति था डुप्ले, उसकी तुलना में भारत में अंग्रेज जो क्लाइव था, वो वाटसन था, क्लाइव था, वो बहुत योग्य थे, इसलिए वो उनके सामने टिक नहीं पाए। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत को जीतना फ्रांसीसी भी चाह रहे थे और भारत को जीतना अंग्रेज भी चाह रहे थे। तो जे आर मैरियल एक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने बोला कि डुप्ले भारत विजय की चाबी, ध्यान से समझना, डुप्ले भारत विजय की चाबी मद्रास में खोज रहा था, जिसे क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया। मतलब यह है कि डुप्ले भारत विजय मद्रास से करना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेज बंगाल से विजय करना चाह रहे थे। तो जैसे ही अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया, बक्सर की लड़ाई में उनकी भारत विजय सुनिश्चित हो गई। तो डुप्ले का जो दांव था वो खाली चला गया और अंग्रेजों का दांव सफल हो गया। तो जे आर मैरियल कहते हैं कि भारत विजय की चाबी डुप्ले ने मद्रास में खोजने का प्रयास किया, जिसे अंग्रेजों ने बंगाल में खोज लिया। इसका मतलब है भारत विजय की चाबी मद्रास में नहीं छिपी थी, कहां छिपी थी, भारत विजय की चाबी छिपी थी बंगाल में। ये मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि आप इस पर टिप्पणी कीजिए कि भारत विजय की चाबी मद्रास में ना होकर बंगाल में थी, इस पर आप टिप्पणी कीजिए। तो ये था आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, काफी कॉम्पैक्ट, काफी लंबा क्लास, काफी तेजी के साथ आपको पढ़ाया गया है, जो कि कवर होता है। और तेजी से बताइए, वॉइस चैटिंग का ऑप्शन दे दिया, वॉइस चैटिंग का ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, और आप बताइए कि क्लास कैसा रहा, और ग्रुप पर कमेंट जरूर करिएगा। ग्रुप पे कमेंट करना बहुत जरूरी है कि जो लोग लाइव नहीं आ रहे हैं, 73 लोग क्लास में इन्वॉल्व हैं, इसमें केवल 19-20 लोग लाइव आते हैं, 19-20 लोग लाइव आते हैं। तो ये 73 लोग पूरे लाइव नहीं आएंगे तो हम क्लास बंद कर देंगे, क्लास बंद कर देंगे। अगर लाइव ज्यादा नहीं आओगे तो क्लास हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो क्लास बंद करिए। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर। सर क्लास ना बंद करिएगा। सर ग्रुप में मैं नहीं हूँ। क्लास में और 18-20 देखेंगे तो कैसे मजा आएगा। आ जाएगी सब, जिसको नहीं पढ़ना तो वो नहीं पढ़ रहा है। और बाकी बताइए क्लास कैसा रहा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छी है सर क्लास।
चलिए चलिए रिपीट करके देखिए, लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा और एप्लीकेशन दिन में 2-3 बार चेक किया करिए। जी सर। ठीक है, और ग्रुप पे मैसेज करिएगा फटाफट। ठीक है ओके क्लास सर। सर मेरा नाम ग्रुप में नहीं है।